काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो बच्चा पार्टी, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। मैं आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये दौर जो है हमारा, लोग हमारा बहुत फायदा उठा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर जगह पर स्ट्रैटेजीज पे स्ट्रैटेजीज दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस चैनल पर स्ट्रैटेजीज नहीं देते, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा कंटेंट भी दे रहे होते हैं जो हर जगह अवेलेबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ मैं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं हर जगह अवेलेबल नहीं है। गाइस, मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत इजी चैप्टर्स है, इसमें 3, राइट बच्चा पार्ट, और ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स है। आज के इस क्लास का जो हमारा मोटिव है दैट इज चैप्टर नंबर 11, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत प्यारा चैप्टर, राइट बच्चा पार्टी। तो हमें आज की क्लास में ये चैप्टर निपटा देना। बच्चों, इसके अंदर हम क्या करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चीज है जो आपको फॉलो करनी है, एंड दैट इज आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन करना है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा, आपको ये ज्वाइन करना है। यहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, नोट्स की लिंक्स, जो लाइव क्लासेस चलती है उनके लिंक्स, सब चीज मिल जाता है। तो आप उसका फायदा उठाइए। 5000 से ज्यादा बच्चे इस चीज का फायदा उठा रहे हैं ऑलरेडी चैनल में मेरे साथ जुड़कर। बच्चों, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, गला थोड़ा खराब है, लेकिन स्टिल कुछ दिन बाद दोबारा रिवाइव किया खुद को और सोचा नहीं यार, अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो वन शॉट्स कर लेते हैं। देखो, ये जो टाइम है ना, इस समय पर जैसे जैसे पेपर पास आते जाएंगे वैसे वैसे आपका मन आपको मजबूर करता रहेगा ना पढ़ने पर। तो उस फेज में अगर कोई आपकी मदद करेगा फिजिक्स में तो वो हूं मैं। तो एक साथ मिलकर मदद करेंगे एक दूसरे की, मैं अपनी आप अपनी, और एक दूसरे की भी मदद करेंगे, राइट। तो ये लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, शुरुआत में ही बता रहा हूं, ताकि और भी बहुत सारे बच्चों की मदद हो जाए। चले यार, इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले पहले आप लोगों के सामने है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, आइंस्टाइन थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, या यू कहो फोटोन। इसमें इस बीच में वेव थ्योरी की फेलियर भी आ जाएगी इसमें, राइट बच्चा पार्टी। तो ये चीज तो हमें करनी है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं यार। ये चैप्टर कहां से आया, कैसे इसकी अप्रोच की गई। उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, नाम है मॉडर्न फिजिक्स, यानी नए जमाने वाली फिजिक्स। तो शायद मुझे भी उतनी ही आती है जितनी किताबों में लिखी गई है। रुको, अब ऐसा मत सोचो कि सर आपको भी इतनी कम आती है। यार इतनी तो आती है कि तुम्हारे पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तुम्हें जितना पढ़ाना है उससे तो बहुत ही ज्यादा आती है। पर कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर वहां पर पूछा गया हो और अभी तक किसी ने ना दिया हो, तो वो मुझे भी नहीं आता हो। गॉट इट। चलिए, सबसे पहले पहले यार, जब ये चैप्टर की शुरुआत हो रही थी, 1670s की बात है, 1670s की बात है, जब न्यूटन का दबदबा था वहां पर बहुत ज्यादा। न्यूटन की मोनोपोली चल रही थी। न्यूटन ने यह बोला कि यार लाइट जो है ना, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिसको उसने नाम दिया कॉर्पसल्स। तो न्यूटन ने बोला सर, लाइट इज मेड अप ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ small tiny particles. Light is made up of small tiny particles called corpuscles. न्यूटन की इस बात से लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूटन की इस बात से। लेकिन बच्चों,
न्यूटन की ही एक एसोसिएट करीब 1690 के आसपास हाइजन आए, जो ऑलरेडी आप मेरे साथ वेव ऑप्टिक्स के वन शॉट में पढ़ चुके हैं। तो हाइजन ने क्या बोला? हाइजन ने पार्टिकल नेचर को सपोर्ट ही नहीं किया। बहुत बड़ी बात थी उस समय, उसके लिए न्यूटन के खिलाफ जाना। ये तो वैसी बात हो गई कि जैसे यार एक बंदे को लोग भगवान मानते हो और आप कह रहे हो यार ये गलत है। तो हाइजन ने सपोर्ट किया वेव नेचर को। हाइजन ने सपोर्ट किया वेव नेचर को। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा कि सर लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। समझ में आ रही है? मतलब लाइट एक ऐसी वेव है, लाइट एक ऐसी वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इन्होंने उस मीडियम का नाम ईथर दिया। ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम है। बाद में ये बात पता करी गई कि ईथर नाम जैसा कोई मीडियम तो होता ही नहीं है। खैर, इनकी इस बात से जब हम देख पा रहे थे तो ये अपनी बात से क्या क्या प्रूफ कर पा रहे थे? इंटरफेरेंस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, डिफ्रैक्शन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, एक और टॉपिक जो इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट इज पोलराइजेशन। ये इनके इस वेव नेचर से क्लियरली एक्सप्लेन हो पा रहा था। लेकिन यार न्यूटन के इस मोनोपोली के समय पर, न्यूटन को जब लोग भगवान मान रहे थे, तो उस समय पर ये कितना भी चीखे, कितना भी चिल्लाए, इनकी बात कोई मानने वाला नहीं था। लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ नहीं मतलब करीबन 100-150 साल बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक और भैया आए और उन्होंने जो है हाइजन को सपोर्ट किया। उन्होंने जो है हाइजन को सपोर्ट किया और इन्होंने कहा सर, आपने ईएम वेव्स तो पढ़ा ही रखा है मेरे साथ, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो मेरे साथ पढ़ी रखे। तो इन्होंने लाइट को ईएम वेव्स बोल दिया। इन्होंने कहा सर, आप कह रहे हो लाइट इज मैकेनिकल वेव, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। मैं कह रहा हूं मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि लाइट वेव है। मैं कह रहा हूं कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर लाइट जो है वो वेव है। आपने देखा होगा, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मैकेनिकल वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलरली आपका होते हैं और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो भी परपेंडिकुलर होता है। शुरुआत की थियरी है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर भी है, लेकिन हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो मजे आएंगे। राइट बच्चा पार्टी? तो भाई इन्होंने ईएम वेव्स बोला, तो अब ये और ये सही है थोड़े से। इन्होंने कहा भैया न्यूटन गलत हो सकते हैं। लोगों ने थोड़ी सी इस बात को बोला कि यार दो बड़े बड़े बंदे बोल रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि न्यूटन से गलती हुई हो। लेकिन 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 इसके जस्ट बाद हमारे पास मैक्स प्लैंक आए। और प्लैंक, जैसे वो आपने पढ़ा है ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक ने बोला सर, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर बिहेव करता है। लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है ना? इन्होंने कहा अगर आप देखोगे, अगर एनर्जी भी है, लाइट भी है, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में है, डिस्क्रीट पैकेट्स, जिसके इन्होंने फोटोन बोला, जिसके उन्होंने फोटोन बोला। तो ये भी कौन से नेचर को एक्सेप्ट कर रही है? पार्टिकल नेचर को। अब यार ये वेव, ये कह रहा है पार्टिकल, ये कह रहा है पार्टिकल। समझ में नहीं आ रहा है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है। लोग दो तरीके से बढ़ गए, एक पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं, एक वेव नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये साइंटिस्ट है, ये साइंस वाले बंदे हैं। ये कौन लोग हैं? ये साइंस वाले बंदे हैं। इन्हीं के बीच में एक बंदा आता है जो रेवोल्यूशन लेकर आता है। अच्छा, ये जो बंदा है इसका नाम है डी ब्रॉगली। और मैं आपको एक आश्चर्य वाली बात यह बताता हूं कि यार इसका ना साइंस के साथ दूर दूर तक कोई लेना नहीं था। ये आर्ट्स का बच्चा था, ये ह्यूमैनिटीज का बच्चा था। ये उस समय पर अपना कुछ भी ह्यूमैनिटीज में लॉ वो कुछ भी कर रहा था। ये साइंस से इसका दूर तक कोई लेना देना नहीं है। गाइस, ये पढ़ रहा था कि यार लड़ाई हो रही है कि लाइट किस नेचर का है। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म है, पार्टिकल। कहा यार साला 1600 से लड़ाई चल रही है, 1800 कुछ हो गया, पिछले 200-225 साल से यही नहीं पता चल पा रहा लाइट किस नेचर का है।
आइए पढ़ा जाए। जब ये पढ़ रहे थे तो इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे, बहुत रिसर्चेस करी, तब जाके इन्होंने बोला ओ भैया तुम सारे लोग इतना सोच रहे हो, इतना मत सोचो। इन्होंने कहा लाइट इज लाइट इज नीदर पार्टिकल नेचर। ओहो, लाइट इज नीदर पार्टिकल नेचर नॉर वेव नेचर। लाइट इज ऑफ नीदर पार्टिकल नेचर नॉर ऑफ वेव नेचर। ओ भाई ये क्या बोल दिया? कह रहा सर आप कह रहे हो पार्टिकल, आप कह रहे हो वेव, ना तो लाइट पार्टिकल नेचर है ना ही लाइट वेव नेचर। मतलब इन्होंने कहा सर लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है which sometime behaves particle nature, which sometime behaves as a wave nature। बात समझ में आ रही है? which sometime behaves as a particle nature, which sometime behaves as a particle nature and sometime behaves as a wave nature, and sometime behaves as a wave nature। वो कुछ टाइम पर तो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगा, कुछ टाइम वेव नेचर की तरह बिहेव करेगा। अब इनकी अगर बात को मैं कंक्लूड करूं तो इन्होंने भी ये बात बोल दी कि सर लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी फोटॉन्स। अब आप सोच रहे होंगे ये ना तो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं ना वेव नेचर को। ये कह रहे लाइट सिर्फ एक एनर्जी के फॉर्म में है जो कभी तो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है, कभी वेव नेचर की तरह बिहेव करता है, और बाद में कह रहे लाइट फोटॉन से मिलकर बने। पर इन्होंने जब एक बात बोली ना, उन्होंने कहा सर जिसका whose momentum is equals to h by lambda, जिसका मोमेंटम इज h बाय लैम्डा, और यहां पर जैसे ही ये लैम्डा की बात आई यानी वेवलेंथ की बात आई तो यहां पर वेव भी आया। तो इन्होंने कहा भैया लाइट जो है वो डुअल नेचर। यहां से बात समझ में आने लग गई, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कह रहा सर लाइट फोटोन से है, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, लाइट फोटॉन से मिलकर बना है जिसका मोमेंटम इज h बाय लैम्डा, यानी उसका कुछ मोमेंटम है तो वो पार्टिकल नेचर हो गया, कुछ वेवलेंथ है तो वेव नेचर भी एक ही इक्वेशन में दिखा दिया इन्होंने। हम डी ब्रॉगली को बाद में पढ़ेंगे। इन्होंने कोई एज सच बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करके नहीं दिखाए, इन्होंने जो है सिर्फ ये एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दिया जो कि बिल्कुल सही बैठ रहा है, जिसको आप गलत प्रूफ नहीं कर सकते। तो ये इनके एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट थी, और साइंस का ना होते हुए भी इनको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर बताने के लिए, लाइट का डुअल नेचर बताने के लिए, और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो आई गेस आपको चैप्टर का मेन पार्ट समझ में आ गया कि हम यहां पर अब लड़ाई करने वाले हैं पार्टिकल नेचर वेव नेचर के ऊपर। राइट है जी? तो सबसे पहले पहले यार आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है ना, कि यहां पर हमें जो चीज पढ़नी है वो क्या है मेन। जब हम यहां पर लाइट को ही पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर करंट का कॉन्सेप्ट भी आएगा और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डिस्कवरी किसने करी है भाई? इसकी डिस्कवरी किसने करी है भाई? जे थॉमसन। इसकी डिस्कवरी करी जे थॉमसन ने, और जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए एक नोबेल प्राइज भी मिला था। और इसके बाद आए जेपी थॉमसन जो कि बेसिकली ये जे थॉमसन के बेटे हैं, यानी जेपी थॉमसन इज सन ऑफ जे थॉमसन। इनको बाद में वही इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, जेपी थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर जब इन्होंने शो करा था तो उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। मतलब आप समझ रहे हो कि बाप बेटे दोनों ही नोबेल प्राइज लेके बैठ गए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, करंट कैसे होगा, और इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, मेन इस चैप्टर में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भिड़ना है, वो चीज देखेंगे।
हम इसमें आपको कोई क्वेश्चंस नहीं कराने वाले, दिस इज जस्ट प्योरली वन शॉट। तो करीब 1.5 घंटे के आसपास का ये चैप्टर रहने वाला है। एक सिंगल वीडियो आएगा जिसमें हम पीवाईक्यूज भी करेंगे और एक वीडियो में एमसीक्यूज करेंगे, एक में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। सो डोंट वरी, बहुत सारा कंटेंट आपके पास आने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा। सर सबसे पहले पहले अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास कोई भी एक मेटल है, अगर मेरे पास कोई भी एक मेटल है, तो उसके अंदर, उसके सरफेस पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल्स में अगर आप देखोगे तो कुछ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऐसे ही तो नहीं चले जाएंगे, लेकिन हां, अगर आप उनको कुछ एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं तो वो वहां से निकल सकते हैं। राइट है जी। देखिए, अगर ऐसा होता कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन खुद चला जाता, तो भाई इलेक्ट्रॉन निकल गया, माने नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो उसको वापसी खींच लेगा। राइट है जी। लेकिन अगर कुछ एनर्जी दिया, कितना, कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको खींच ही ना पाए, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो ये कुछ एनर्जी कितनी है ये चीज देखनी है। पर उससे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो किस किस वजह से निकल सकते हैं वो हमें पढ़ना है। ये जो पीडीएफ है ये पूरी की पूरी आपको टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स पर मिल जाएगी, तो इस बात की बिल्कुल टेंशन ना ले आप। लेकिन हां, जहां पे लिखवाने को बोलूं, जहां पर मैं लिख रहा हूं, ये जो चीजें जो मैंने लिखी है ये सब चीज आपको नोट भी करते जाना है साथ में मेरे, बिकॉज ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट है। कोशिश कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि यहां से पढ़ने के बाद आपको नीट और जेई में भी क्वेश्चन लगाने को मिले तो आप वो भी लगा ले। गॉट इट गाइस? चलिए तो मुलाकात करते हैं भाई सबसे पहले पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन से। नाम से समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है, मानी इलेक्ट्रॉन का निकालना, किससे? मेटल सरफेस से। द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। और इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए हमें अलग अलग तरीके जानने पड़ते हैं। सबसे पहले पहले तो अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक है थर्म आयोनिक, एक है थर्म आयोनिक एमिशन, एक है आपका थर्म आयोनिक एमिशन। राइट है जी, थर्म आयोनिक एमिशन। नाम से समझ में आ रहा है, थर्म मानी टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ चीज होगी। तो यार आप यहां पर यदि तो मेटल को आप गर्म करते हैं, यदि तो आप मेटल को हीट करते हैं, तो जैसे ही हम मेटल को हीट करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन को कुछ सफिशिएंट एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये कैसे डिसाइड होगा कि कितनी एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस बारे में भी एक चीज अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना? वो भी अभी आपको बताऊंगा। चलो यहां पर बता ही देता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी का। इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको इन नोट्स में मिल जाएगी, कहीं ना कहीं दिखा दूंगा। बट ये क्या है? ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the minimum amount of energy required by an electron to just escape from the surface of metal, to just escape from the surface of metal। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ऐसा नहीं है कि आपने कितनी भी एनर्जी दे दी उसको और वो निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम वर्क फंक्शन भी रखा गया है। इसको बहुत सारी किताबों में डब्ल्यू नोट से डिनोट करता है, बहुत सारी किताबों में फाई नोट से डिनोट करते हैं। किसके बराबर होता है, कैसे होता है, ये तो अभी हम जान रहे होंगे। तो सबसे पहले पहले आपको पता चला थर्म आयोनिक एमिशन क्या है, यानी कि व्हेन वी हीट द मेटल, when we heat the metal, then electron, loosely bound electron from the surface get sufficient energy and they just escape, और वो निकल जाते हैं। तो टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो थर्म आयोनिक एमिशन। दूसरा दूसरा कोल्ड दूसरा फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। दूसरा फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। दूसरा फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन।
इसका मतलब क्या है बच्चे? अगर आप अगर आप मेटल को अगर आप मेटल को बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखते हैं, यदि आप मेटल को बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, 10 रेस टू द पावर 5 के ऑर्डर की, 10 रेस टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर की, तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एस्केप हो जाएंगे। बट एक्चुअली ये लेस एफिशिएंट मेथड होता है और ये काफी डेंजरस भी होता है इसलिए हम इस वाले मेथड को ज्यादातर यूज नहीं करते, पर मेथड तो बताना पड़ेगा। चलिए, तीसरा जो इस चैप्टर की जान है, जिसके बारे में पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बोलेगा, अभी पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपने कुछ रेडिएशन डाला मेटल सरफेस के ऊपर, उन रेडिएशन की कुछ एनर्जी होगी, तो वो रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की मिली, और इलेक्ट्रॉन को जैसी ही मिलती है, अगर तो उसके पास इतनी एनर्जी है जितनी आपकी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर इतनी मिली तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उतनी नहीं मिलेगी तो नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है, सर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, अच्छा एनर्जी यहां पर हम जूल में नहीं लेते इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, वो भी क्या होता है अभी बताऊंगा यूनिट। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए मिनिमम, और आपने 12 दे दी, तो 6 तो उसको मिल गई जो उसको निकाल देगा, वो बाकी 6 यूनिट एनर्जी कहां चली गई, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कहां चलेगी। खैर इसको भी पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया कि हम यदि किसी मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएशन डालते हैं, इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाता है। ऑलराइट गाइस, बहुत डिटेल में होगा, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है भागते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे। द लास्ट मेथड इज सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन, यदि आप मेटल सरफेस के अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी बम्बार्डमेंट करा देते हो, समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर लिखा नहीं है, खैर एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे उस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर टकराता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो मेटल के सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन वहां से एस्केप हो जाएगा, वहां से एमिट हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी? तो यार ये इलेक्ट्रॉन के इमिशन के प्रोसेसेस थे, जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आप यहां से इजीली उतार सकते हैं, राइट बच्चा पार्टी? चलिए, खैर अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं आपको देखिए इसके डेफिनेशन 4-5 बार आएगी चैप्टर में, मैं आपको वैसे भी बता चुका हूं, बट स्टिल आप देख लो। व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. The phenomena is called photoelectric effect. जब एक suitable frequency की लाइट या रेडिएशन मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है सरफेस से निकल जाते हैं। ये बात भी सही भाई, बात समझ में आ गई अपने को, लेकिन कैसे क्या है, ठीक है ना, ये चीज हमें देखना है। उससे पहले हमारे पास जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे तो हमें मेन तो आइंस्टाइन्स की थ्योरी पढ़नी है यहां पर, लेकिन ये चीज को एक्सप्लेन करने में कि भाई इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकला, तो हमारे हर्ट्ज साहब है, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मेटल की प्लेट यानी जिंक की प्लेट ली और उसके ऊपर यूवी रेडिएशंस डाल दी, और इनको क्या दिखा कि यार वहां से कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, राइट बच्चा पार्टी? कुछ हाई स्पार्क वोल्टेज दिखा उनको, बट उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया था कि भैया ऐसा है, अगर तो आप उसके ऊपर यूवी रेडिएशंस डालेंगे तो कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको आगे और पढ़ने के लिए हॉल वॉश और लेनार्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने जिंक प्लेट को जोड़ा आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ, विच इज इलेक्ट्रोस्कोप, नॉट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, सॉरी, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टॉपिक है, दिमाग में आ गया था, चलो। तो जिंक प्लेट को इन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप के साथ जोड़ा, जो बेसिकली हमें बताता है
कि भाई चार्ज है कि नहीं है। राइट बच्चा पार्टी? तो इन्होंने जैसे ही यहां पर यूवी रेडिएशंस डाली, इन्होंने एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरीकों से देखा। क्या दिखा इनको कि अगर ये इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीफ्स है, ये अगर ये अगर इनिशियली अनचार्ज्ड है तो ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। इनिशियली अनचार्ज्ड है माने न्यूट्रल है, ठीक है ना? तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड बन गई। ये भी सही। ये अगर सॉरी, यहां पर मैंने उल्टा बोल दिया। अगर तो ये इनिशियली नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये अनचार्ज्ड बन जाएगी। ऐसा क्यों होगा? भाई नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा, तो ये इसलिए अनचार्ज्ड हो गया। अगर ये इनिशियली अनचार्ज्ड है, आप नेगेटिव निकालोगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। हाँ जी। अगर ये इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो ये और पॉजिटिव बन जाएगा, मोर पॉजिटिवली चार्ज। आप समझ रहे हो? इन्होंने देखा अगर ये पहले अनचार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स निकला तो पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो और पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये अनचार्ज्ड हो जाएगा। यहां से इनको समझ में आया कि यार ये लीफ के बिहाफ पे कुछ तो ऐसी चीज है जो यहां से निकल रही है, पर जो निकल रहा है उसका चार्ज नेगेटिव है। बाद में ये बात बताई गई कि वो जो निकल रहा था उसको इलेक्ट्रॉन बोला गया। वो जो निकल रहा था उसको, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स है। और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लाइट की वजह से निकली है, इसलिए उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लाइट की वजह से निकलते हैं, इसलिए उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चा पार्टी? तो यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इसमें जब आप रेडिएशंस डाल रहे थे, इसमें जब आप यूवी लाइट डाल रहे थे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है तो करंट तो होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है तो करंट तो होगा ही होगा। तो यहां पर देखो, मैं आपको तरीके से समझा रहा हूं। क्या हुआ? यूवी रेडिएशंस आई भाई इस कैथोड प्लेट के ऊपर, राइट, विच इज नेगेटिव, है ना, विच इज नेगेटिव। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये जो कलेक्टर प्लेट है विच इज एनोड, ये इसको कलेक्ट कर लेगा यहां पर। और हमने यहां पर एमीटर लगा रखा है, यहां पर हाई टेंशन बैटरी भी लगी हुई है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है वैसे वैसे ये हमें उसको, मतलब इसको खबर मिल जाती है कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो ये मेजर करेगा। करंट कितना है ये मेजर कर लेगा। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट? मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के एमिशन के प्रोसेस को में जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाला ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनकी वजह से करंट बना, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और क्योंकि लाइट ने वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करे थे तो उनको हमने बोला फोटो इलेक्ट्रॉन, उनको हमने बोला फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो करंट तो होगा ही होगा। एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। बच्चों देखो, बात पता है क्या है यार, ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तबियत खराब है, गला काम साथ नहीं दे रहा, हो सकता है कि इसके बाद गला बैठ जाए और मैं शाम तक जो है लेक्चर भी ना ले पाऊं। लेकिन स्टिल मैं इतना चिल्ला चिल्ला के, इतना एनर्जी के साथ आपको जो है ना खड़े होके पढ़ा रहा हूं। उसके पीछे का कारण पता है क्या है? कि आप लोगों को एक बार भी ये जो थियोरेटिकल चैप्टर्स है ऐसे ना लगे कि अरे सर हम तो बोर हो गए। बैठ के पढ़ाने में बहुत एनर्जी सेव होती है, आसान होता है। जहां मैं खड़े होकर 2 घंटे पढ़ा सकता हूं, वहीं पर बैठ के 5 घंटे भी पढ़ा सकता हूं। लेकिन स्टिल मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको फील आ जाए। प्रॉपर कंटेंट डायग्राम्स पहले से बने हुए हैं, ठीक है ना? जहां पर देखो, मैं एक ऑफलाइन वाला टीचर हूं, मुझे अगर पढ़ाना है तो ये स्लाइड्स के साथ नहीं पढ़ा सकता, मुझे लिख के पढ़ाने में ज्यादा आदत है। लेकिन वन शॉट है, और क्योंकि यहां पर डेफिनेशंस बहुत ज्यादा है, वो डेफिनेशंस लिखवाने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसलिए डेफिनेशन सामने लिखी गई है, कॉन्सेप्ट आपको पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। राइट है जी? चलिए खैर, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है कैसे हुई और क्या है यहां पर। सबसे पहले पहले तो यार वही कॉन्सेप्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है कि भैया एक सोर्स है, ठीक है ना? सोर्स से लाइट यानी रेडिएशंस आ रही है और वो इस कैथोड, सी सी वाली जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है ना, जिसको आपने सी बोला, कैथोड बोला, उसके ऊपर टकराई। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जिसने कलेक्ट करे उसको हमने कलेक्टर प्लेट बोला, उसको हमने कलेक्टर बोला, प्लेट बोला। वो जिसने कलेक्ट करे उसको हमने कलेक्टर प्लेट बोला।
यहां से अपने को पता चला कि भैया इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है तो करंट तो है, और ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब आप ये समझो कि आगे जाके अगर आप देखोगे तो किसी और चीज से ना टकराए। ठीक है ना। अब जैसे जैसे आप इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे, वैसे वैसे ये कलेक्ट करता जाएगा, वैसे वैसे ये करंट आपको मेजर करके दिखाता रहेगा। बात समझ में आ रही? ये कुछ ऐसा सा है, थोड़ी फील दिलाने के लिए कुछ ऐसा दे रखा है कि जैसे आपने रेडिएशन डाली भाई यहां से ऐसे करके, और जैसी इनको एनर्जी मिली तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। आगे जाके आप पढ़ोगे कि पूरे मेटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका लेस देन 1%, यानी 0.01, 0.001 इतने परसेंट इलेक्ट्रॉन्स के पास वो सफिशिएंट एनर्जी, जिसको हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला, वो होती है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां से निकलते हैं। गॉट इट गाइस? तो यहां पर हमने जब ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा, तो इसमें हमने कुछ ग्राफ बनाए। ग्राफ्स कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले पहले इंटेंसिटी। सबसे पहले पहले हमने क्या किया, ये जो रेडिएशन है, मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा, बात समझना, इंटेंसिटी मानी ब्राइटनेस, ठीक है। सबसे मात्रा, मात्रा। सबसे पहले पहले मैंने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस बढ़ा दी। अब यार एक काम करो, आप जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे बेटा, आप जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स है, पहले अगर एक सेकंड में 10 निकल रहे थे तो अब एक सेकंड में 50 निकल सकते हैं, अब एक सेकंड में 100 निकल सकते हैं। और करंट क्या होता है? करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी। 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड तो भैया 10, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय सेकंड यानी कि 10 यूनिट हो गया मान लो। 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड तो करंट 100 यूनिट हो गया। तो जितने एक सेकंड में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ता रहेगा। राइट है जी। तो हमने क्या किया, हमने जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रॉन्स का निकलना पर सेकंड बढ़ गया। पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ गया। और यहां से हमने एक ग्राफ बनाया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का। और हमने क्या लिखा, जरा ध्यान से देखो यहां पर, सर द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is proportional to the intensity of incident radiation। आप रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो वहां से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकलना बढ़ रहा है, जिसकी वजह से करंट बढ़ रहा है। तो सर इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक बात समझना, आपने एक बात समझ ली सर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द intensity of light, is directly proportional to the intensity of light। ये कॉन्सेप्ट अपने को अभी समझ में आ रहा है, यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब यार ऐसा है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। आप जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे, वैसे वैसे ये कलेक्ट करता रहेगा, वैसे वैसे करंट बढ़ता रहेगा। लेकिन 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 बात समझना, बात समझना बच्चों, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जहां पर पहले इसका पोटेंशियल मान लेते हैं, मान लेते हैं कुछ है, ठीक है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसकी कुछ स्पीड भी है। करंट को जीरो करने के लिए हमें उस इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा, हमें उस इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा। राइट है जी। करंट को जीरो करने के लिए हमें उस इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने इसका पोटेंशियल कम करते गए, हम इसका पोटेंशियल कम करते गए, हमने इसका पोटेंशियल जीरो कर दिया। लेकिन फिर भी हमें दिखाई दे रहा है कि यार जीरो करने पर भी हमारा जो करंट है वो जीरो नहीं हुआ यार, वो जीरो नहीं हुआ यार। तो हमें क्या करना पड़ा फिर, हमें इसका जो पोटेंशियल है, जैसे होता ना कि मतलब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, जैसे आपने टर्मिनल ऐड करे तो आपने इसका पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया, यानी नेगेटिव दूसरी टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। और अब नेगेटिव में आप बढ़ाए जा रहे हो, मान लेते हैं आपने
-5 वोल्ट कर दिया, मान लेते हैं -20 वोल्ट कर दिया, मान लेते हैं आपने -20 वोल्ट कर दिया फॉर एन एग्जाम्पल इसका पोटेंशियल आपने -20 वोल्ट कर दिया, राइट बच्चा पार्टी। और इस पोटेंशियल पर आते आते रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो आप देख पा रहे थे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही थी, स्पीड बढ़ने की वजह से वो कलेक्टर प्लेट के पास जल्दी जा रहा था और करंट बढ़ रहा था। हमें उस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए इसका पोटेंशियल हमने जीरो कर दिया, इलेक्ट्रॉन तब भी नहीं रुका। तो हमने कहा यार अब क्या करेंगे, अब हम अगली डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ाएंगे, बढ़ाते गए 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 एक पोटेंशियल पर आकर हमारा करंट यानी वो इलेक्ट्रॉन रुक गया, इलेक्ट्रॉन के रुकते ही हमें पता चला करंट जीरो हो गया। ये रहा भैया फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस with the increase in accelerating potential till a stage is reached when the photoelectric current becomes maximum। ठीक है ना, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो बढ़ता रहेगा, कितना बढ़ सकता है, उतना जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स इसने कलेक्ट कर लिए तो और इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है उसके पास कलेक्ट करने के लिए, तो और करंट कहां से आएगा। तो इसलिए जैसे जैसे आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे जैसे आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा, एक स्टेज तक वो बढ़ेगा, उसके बाद उसका बढ़ना मुमकिन नहीं है। कब, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट ने कलेक्ट कर लिए, राइट, एंड डज नॉट इंक्रीज फर्दर विद द इंक्रीज इन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। हमने क्या किया, पोटेंशियल बढ़ा रहे थे तो करंट बढ़ रहा था, हमने कहा चलो यार एक काम करते हैं पोटेंशियल कम कर देते हैं। पोटेंशियल कम करते गए करंट कम होता गया, पोटेंशियल को जीरो किया, उसके बावजूद भी अपना करंट जीरो नहीं हुआ। देख पा रहे हो करंट कुछ है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल का ग्राफ है। देख रहे हो करंट कुछ है, तो हमने पोटेंशियल को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया, और करते 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 एक पोटेंशियल पर वो करंट जीरो हो गया, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रुक गया, एंड दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को क्या बोलूंगा मैं, उस पोटेंशियल को मैं बोलता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिस वैल्यू पर अपना फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया, या यूं कह दो वो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल जीरो, वो रुक गया बिल्कुल, राइट है जी। अब यार हमने एक और चीज देखी थी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा था। हम जैसे जैसे देखिए इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, इसकी इंटेंसिटी I3, और हमें पता है I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। तो हम इंटेंसिटी बढ़ाते गए, हम इंटेंसिटी बढ़ाते गए, और सैचुरेशन करंट जो है वो बढ़ता गया। लेकिन जब हम पोटेंशियल को कम कर रहे थे तो इन तीनों इंटेंसिटी वाली लाइट की जो करंट जीरो हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर -V0 पर जीरो हो रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो करंट जीरो के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को आपको और बढ़ाना पड़ेगा ना। अब इस वाले लाइट की इंटेंसिटी कम है, इसकी ज्यादा है, इसके लिए भी आपको -20 वोल्ट चाहिए जीरो करने के लिए, इसके लिए भी -20। यहां से एक चीज समझ में आ गई हमें कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पर निर्भर कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो एक तो ये वाला पॉइंट आपने ले लिया यहां से, दूसरा पॉइंट आपको मिल गया, सर स्टॉपिंग पोटेंशियल, सर स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन या इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलो चाहे रेडिएशन बोलो। क्या मेरी बात समझ में है? तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी तो, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता होगा। यहां पर जो भी आप कॉन्सेप्ट कर रहे थे बेटा, यहां पर जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फिक्स्ड थी बेटा।
उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फिक्स थी। जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे सब में लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स थी। लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स थी तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो एच न्यू होता है। ये क्वांटम थियरी से आता है। प्लैंक, जो मैक्स प्लैंक है ना, क्वांटम थियरी ऑफ लाइट, उसने कहा सर जो फोटॉन्स है, जो मतलब जो एनर्जी है दैट, वो जो ट्रैवल कर रही है, वो जो जो छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल्स है वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स है और उनकी जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर होती है। उनकी एनर्जी, हर एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है। यहां से हमें समझ में आया फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है मानी एनर्जी फिक्स है। इसका मतलब इस केस में भी इंटेंसिटी भले बढ़ रही थी बट एनर्जी फिक्स थी। यहां पर भी एनर्जी फिक्स है, इंटेंसिटी भले ही बढ़ रही है। इसका मतलब एक बार अगर हम इस फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़खानी कर दे, मतलब उस रेडिएशन की एनर्जी के साथ छेड़खानी कर दे, तो देखते क्या होता है। तो हमने क्या कहा, देखिए भाई, हमने क्या कहा, पहले इसने ये जो भी बातें मैंने आपको समझाई वो इसने यहां पर एक मतलब अलग से स्लाइड में लिख दिया। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा बेटा, अभी हम आगे पढ़ने वाले, देखिए रेडिएशंस आए, यहां से रेडिएशंस आई, ठीक है ना, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की, इनको एनर्जी मिली थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा अगर एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से, इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत है दैट इज वी नॉट। जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है दैट इज वी नॉट। असल में आपने किया क्या, असल में इस पोटेंशियल ने उस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। मतलब उस इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी थी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी थी, तो इस पोटेंशियल ने उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दी। इलेक्ट्रॉन को आप रोक रहे हो मानी उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, मानी वर्क डन तो करना पड़ेगा। तो सर वो जो वर्क डन है उसने क्या किया, उसने उस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सर वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, यहां पर इलेक्ट्रॉन था, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल था, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। बात समझना है यहां, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। इसका मतलब सर स्टॉपिंग पोटेंशियल और एनर्जी का तो रिलेशन है। इसका मतलब सर स्टॉपिंग पोटेंशियल और एनर्जी का तो रिलेशन है। ये बात सही, यहां से मैंने आपको ये चीज तो दे दी। तो सर फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। यही थी भाई जो दूसरी पॉइंट मैंने, ऑलराइट गाइस, सब कुछ आपको यहां पर मिल रहा होगा। जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो आप यहां से ले पाओगे, सब कुछ आपको यहां पर मिल रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी को छेड़खानी करने पर क्या होगा, देखो भाई, हमने क्या किया, हमने अलग अलग रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दी। फ्रीक्वेंसी अलग करते ही मानी एनर्जी चेंज हो गई। तो आपने देखा कि यार सैचुरेशन करंट सबका सेम है, मानी इंटेंसिटी से कोई लेना देना तो है ही नहीं। तो हमने जब यहां से देख पा रहे हैं सैचुरेशन करंट सबका सेम है बेटा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका डिफरेंट है। -V01, -V02, -V03। इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 3, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 2, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 1। और आप ये कह भी रहे हैं कि सर न्यू 3 इज न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। मानी आप यहां पर ग्राफ से देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं रेडिएशंस की, वैसे वैसे उन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। और यहां से बड़ी क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। Sir, stopping potential increases linearly with the frequency of incident radiation for a given photosensitive material. There exists a minimum cutoff frequency for which the stopping potential is zero. एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मतलब आप ये समझो, मैं आपको बताता हूं, ये मेटल है, इसके ऊपर आपने रेडिएशन डाला, एनर्जी जो है वो मान लेते हैं आपकी वर्क फंक्शन से कम है।
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं भाई। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो रोकेंगे किसको? तो इसका मतलब अगर तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा। वो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है बच्चे, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस तरीके से आपने मेरे साथ थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ा, उसी तरीके से बच्चे यहां पर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होता है। उसी तरीके से यहां पर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होता है। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है? ये कहता है सर, रेडिएशंस की वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसके डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा होगी तो निकलेगा। तो वो जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो किस काम आएगी वो बाद में बताऊंगा। बात समझ में आ रही? तो कायदे से आपको समझ में आया कि अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट एमिट, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट एमिट। और अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे तो इसका एक ही मतलब होगा फिर कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। भाई जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो रोकोगे किसको? और जब आप रोक ही नहीं पाओगे तो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल तो जीरो हो ही गया। गॉट इट गाइस? चलिए, तो आपने एक चीज पढ़ी मेरे साथ कि सर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। अब यहां पर दो अलग अलग मेटल्स है भैया, मेटल ए, मेटल बी, ठीक है ना? दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है बेटा। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे बड़ी क्लियरली, इस वाले मेटल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इस वाले को इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन डालनी पड़ेगी। या आप यूं समझ लीजिए, या आप यूं समझ लीजिए कि अगर आप इसको इसके फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है भाई। बात समझ में आ रही? चलो खैर, आपने यहां तक ये चीज कर लिया। मैं आपको बस यहां से एक चीज समझ पा रहा हूं, ऊपर की ऑब्जर्वेशन से आपने एक चीज देखी कि सर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो इंक्रीजेस लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, बस बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, ठीक है ना? और अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यहां से एक पूरा रिकॉल करा देता हूं आपको भाई। इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, राइट है जी? इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। माने ये तीनों इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। These three are independent of intensity of radiations। बात समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसका मतलब सर इंटेंसिटी सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा रहा है, इंटेंसिटी चाहे कितनी कम हो कितनी ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, ठीक है ना भाई? फ्रीक्वेंसी बोला, फ्रीक्वेंसी, चलो एक काम करते, ये बोलते हैं लेकिन यहां पर लिख देता हूं अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यदि तो आपकी फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दिस तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जाए, राइट बच्चा पार्टी? जैसे ये है उसी तरीके से भैया ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस, बट यस अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, above threshold frequency. If frequency is less than nu naught, in that case maximum kinetic energy is also zero. This is also zero.
एंड आई होप ये आपको एक पूरा जो ये चार्ट मैंने बना के दिया, अब तक जितनी भी बातें करी वो सिर्फ और सिर्फ इस एक पेज से आपको क्लियर है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मानी 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 नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, मानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड बढ़ जाएंगे, उनका एमिशन बढ़ जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी कितनी भी हो, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो वो कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और आई होप ये जो पेज है ये आपको समझ में आए। गाइस, यहां तक के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, राइट है जी। उसके बाद लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आए हमारे पास। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज में क्या बोल रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सेम चीज यहां पर है, पर पढ़ के सुना देता हूं। बड़ी क्लियरली कह रहा है सर, फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट जो आप देख पा रहे हो, दी फॉर फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए भाई एक सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसको बोलते हैं आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं एमिट हो पाएंगे, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल लो, चाहे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर। The photoelectric emission is an instantaneous process। भैया कैसा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस। यहां से फोटोन आया, यहां से वो टकराया और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। भाई टाइम लैग जो है वो 10⁻⁻⁹ सेकंड। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले फोटोन आप भेजोगे, वो इलेक्ट्रॉन पे टकराएगा, वो सोचेगा निकलू नहीं निकलू और फिर निकलेगा, ना ना, टाइम गैप बहुत ज्यादा कम है। ये लगभग इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। आया टकराया गया, आया टकराया गया, आया टकराया गया, राइट है जी। अगर आप यहां पर देखेंगे, तो भैया वेव थ्योरी यहां पर भी फॉल्स प्रूफ होती है। क्या? वेव थ्योरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एग्जिस्टेंस को नहीं बताता। वो कहता सर ऐसा है, इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना ज्यादा होता ही रहेगा, करंट तो बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, करंट बढ़ता जाएगा। जबकि हमें पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर आप रेडिएशंस डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। तो वेव थ्योरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्टेंस को नहीं बता पाया, तो वो गलत हो गया भाई। दूसरा वो कहता है कि सर जो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, वो कहता टाइम लैग है, जबकि अपने को पता है कि भाई ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। गॉट इट गाइस, यहां तक के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं आपको? आइए आगे चलेंगे। अगर आप देखते हो तो अब भाई आइंस्टाइन अंकल आए और आइंस्टाइन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी दी। आइंस्टाइन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी दी और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सर दो पार्टिकल्स का इंटरैक्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का इंटरैक्शन है, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और बाद में इन्होंने कहा एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स, one a photon of incident radiation and the other an electron of photosensitive metal, राइट है जी। उसने कहा सर वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ फोर्सेस की वजह से बंधा हुआ है, उसको कुछ मिनिमम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वर्क फंक्शन के बराबर, तो वो निकलेगा। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा और जो फोटोन की एनर्जी है, अब यहां पर असली खेल आता है, तो मैं आपको असली खेल के बारे में समझा देता हूं। इन्होंने कहा सर ये मेटल है, मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा सर जो मैं रेडिएशन दे रहा हूं उसकी एनर्जी जो है वो कुछ h न्यू के बराबर है, ठीक है। वो कह रहा है सर ये जो एनर्जी है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से तो ज्यादा है, मान लेते हैं ये 4 यूनिट, ये 8 यूनिट।
तो 4 यूनिट तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, राइट है जी। बाकी 4 यूनिट एनर्जी कहां गई भैया? बाकी 4 यूनिट ने इसकी स्पीड बढ़ा दी, इसकी स्पीड बढ़ा दी, मानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो सर आइंस्टाइन ने बोला कि आपने जो एनर्जी दिया, एक तो वो मिनिमम एनर्जी के फॉर्म में आया, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, और जो बाकी एनर्जी बच गई, बाकी एनर्जी जो बच गई वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सर E इज स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस मैक्सिमम काइनेटिक, स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस मैक्सिमम काइनेटिक। बात समझ में आ रही? बात तो सही है सर आपकी। तो यहां से E क्या है भैया? E इज एच न्यू। यहां से अलग अलग फॉर्म निकलेंगे मेरे, ठीक है ना? मैं निकाल के दिखाता हूं तुमको। देखो, आपने कहा सर E बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, राइट है जी? या तो ये बोल दो, ठीक है। आप E को वर्क फंक्शन प्लस, आपने अभी तो बताया था कि सर काइनेटिक एनर्जी मैक्स, पीछे ही तो बताया, वो ईवी नॉट के भी बराबर होता है। इसलिए बोलता हूं भाई अपना रजिस्टर अपने पास रखो, ऐसा नहीं भाई मूवी की तरह सुनो मत। एक ये भी हो गया, राइट है जी। और तीसरा इक्वेशन देखो, आपने कहा सर E बराबर एच न्यू, तो वर्क फंक्शन क्या होगा? एच न्यू नॉट होगा। तो सर एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट, ये भी ठीक है। आप ये भी तो कह सकते हो सर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर ईवी नॉट, ये तीसरा, ये चौथा, राइट। एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ईवी नॉट की बजाय आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये पांच। मतलब यहां से आपको जब जिस चीज की जरूरत पड़ जाए आप ले सकते हो, आपको जब जिस चीज की जरूरत पड़ जाए आप ले सकते हो। और एक चीज बता देता हूं भाई, आपने कहा सर, आपने कहा सर एच न्यू बराबर वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट है जी? राइट है जी। या यू कहो वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट, ये भी ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, मैं कह रहा हूं यार ईवी नॉट क्या हो गया? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये भी ठीक है। तो सर वी नॉट किसके बराबर हो गया? एच न्यू बाई ई माइनस दिस अपॉन ई। यहां से आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये कुछ ऐसा ग्राफ नहीं बन गया आपका y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां पर y स्टॉपिंग पोटेंशियल y एक्सेस पर, x एक्सेस पर फ्रीक्वेंसी, और जो इंटरसेप्ट है वो माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई है, नेगेटिव इंटरसेप्ट। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? किस किस का भैया? y एक्सेस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, x एक्सेस पर आपका फ्रीक्वेंसी। देखो भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर फ्रीक्वेंसी आपकी इससे कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है भैया, बिल्कुल जीरो है। जैसी फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर बढ़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसे भी लीनियरली बढ़ता रहेगा, राइट है जी? ऐसा बढ़ता रहेगा, ये भी बात सही है। लेकिन 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 भैया, अगर आप देख पा रहे हो तो इसको जीरो करने के लिए आपको नेगेटिव इंटरसेप्ट की रिक्वायरमेंट थी। और अगर आप देखेंगे m क्या है यहां पर? m क्या है यहां पर? h बाई विच इज स्लो, विच इज स्लो। तो अगर आप यहां से मुझसे स्लोप भी निकालते, ये थीटा, ये जो स्लोप है ये किसके बराबर है? h बाई, यहां से मैं h निकाल सकता हूं। h की वैल्यू क्या है? ये जो h की वैल्यू है ये जनरली 6.634 इंटू 10 की पावर माइनस 34 है भाई, जूल सेकेंड, क्योंकि E बराबर h न्यू होता है। तो ये जूल अपॉन s है, तो जूल पर सेकेंड हो गया ना, जूल पर सेकेंड। अरे भैया देखो, यही से पता चला अपने को दैट इफ E is equals to, if E is equals to h nu, then nu is E by h. Sorry, then h is E by nu. सर E का तो जूल है, इसका पर सेकेंड है, ये ऊपर जाएगा तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, जूल पर सेकेंड नहीं जूल सेकेंड आएगा। क्या आएगा भैया? जूल सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका आएगा भैया जूल सेकेंड, राइट है जी। तो ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। कैसे निकलेगा? तो डिटर्मिनेशन ऑफ इस टॉपिक का अगर आपको नाम देना है तो आप दे सकते हो डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये भी आपको मेरे नोट्स में मिल ही जाएगा,
बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? जो आपने पीछे एक दो ग्राफ पढ़े थे, न्यू नॉट से कम वाली फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, ठीक है ना भैया, और स्लोप जो है वो h बाई ई के बराबर होगा, इंटरसेप्ट माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल बाई इलेक्ट्रॉन के। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आप आगे देखोगे भाई, अगर आप आगे देखोगे भाई, तो इन्होंने कहा कि यार पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन से हमने कुछ कुछ बातें बोली है, जो जो बातें मैंने आपको बोली है वो बातें यहां पर लिखी हुई है। क्या बच्चों? In the interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of particles called photons. बिल्कुल सही है भाई, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। हर एक फोटोन के पास कुछ एनर्जी है और उसका कुछ मोमेंटम भी है और उसकी कुछ स्पीड भी है वैक्यूम में। राइट बच्चा पार्टी? अब वो कह रहा है सर ये जो एनर्जी है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, और इन्होंने बोला फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो यार यहां पर आप ध्यान से देखना भाई, फोटॉन्स की बात की जा रही है, बहुत जरूरी है भैया। फोटॉन्स जो है, फोटॉन्स जो है, हर एक फोटोन की कुछ एनर्जी है, एच न्यू। राइट है जी, पहली बात। दूसरा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इसका चार्ज जीरो है, मतलब इसका चार्ज जीरो है। तीसरा, ये डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। तीसरा, ये रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करते, रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करते। असल में एक फॉर्मूला होता है, m बराबर m नॉट बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो जो फोटोन की स्पीड है वो लाइट की स्पीड है, अगर सी हो जाएगा 1 माइनस जीरो, तो भाई रेस्ट मास जो है ना, रेस्ट मास जो है ना वो जीरो होगा, रेस्ट पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? लिख सकते हो वैसे आप इसको, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, एम नॉट बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। राइट है जी। तो भैया, तो भैया रेस्ट पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है, रेस्ट पे इसका मास जीरो होता है। राइट है जी, रेस्ट पे इसका मास जीरो होता है। लिखा भी होगा यहां पर, लिखा भी होगा यहां पर, चलो कोई बात नहीं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए खैर, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन में, ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको पीछे ग्राफ के थ्रू समझा चुका हूं। ये सब चीज मैं ऑलरेडी भी आपको पीछे ग्राफ के थ्रू समझा चुका हूं, कैसे क्या है ये सब चीज मैंने बता दी, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब यार यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है भैया। आइंस्टाइन की बात समझ गए। आइंस्टाइन ने जो बोला, सर आपने जो रेडिएशन दिया भैया उसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू है, ठीक है ना। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए थी, बाकी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपने दे दी, वो आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दी। जब हम इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना तो आपको बड़े मजे आ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा अरे यार बढ़िया बढ़िया। राइट है जी। खैर बात ये आती है, वो जो हमारे डी ब्रॉगली अंकल थे, जो जो साइंस से कोई लेना देना नहीं रखते थे, स्टिल इनको नोबेल प्राइज मिला, डी ब्रॉगली वेव्स। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा सर अगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारे पार्टिकल्स है यदि वो मोशन में है तो वो वेव जैसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे। यदि पार्टिकल्स मोशन में है तो वो वेव जैसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे। सर मटेरियल पार्टिकल इन मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या बोला? इनकी रीजनिंग क्या थी? इन्होंने कहा सर दो फिजिकल क्वांटिटीज है जो फिजिकल यूनिवर्स को बना रही है, वो है मास और एनर्जी। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या बोलता था? ई बराबर एम सी, ई बराबर एम सी स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जिस तरीके से मास और एनर्जी के बीच में यहां पर इक्विवेलेंस दिखा रहा है, तो उसी तरीके से भैया मास और रेडिएशंस के बीच में भी सिमेट्री है। इन्होंने कहा नेचर लव सिमेट्री, इन्होंने कहा नेचर लव सिमेट्री, और सिमेट्री के थ्रू इन्होंने आंसर्स दिए। ई बराबर एम सी स्क्वायर, हाँ ई बराबर तो आपका एच न्यू भी होता है, ई बराबर तो एच न्यू भी होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा सर नेचर लव सिमेट्री, इन्होंने कहा नेचर लव सिमेट्री, भाई रेडिएशन डुअल नेचर का है, ठीक है ना। तो सिमेट्री से इन्होंने कहा, सिमेट्री से इन्होंने कहा कि सर जिस तरीके से रेडिएशन डबल नेचर का है, मैटर मस्ट आल्सो पोसेस डुअल नेचर, मैटर मस्ट आल्सो पोसेस डुअल नेचर। लेकिन बस बात समझना, इन्होंने कहा पार्टिकल यदि मोशन में है तो वो वेव नेचर एग्जिबिट करेगा, रेस्ट पे नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? द वेव्स एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन आर कॉल्ड मैटर और डी ब्रॉगली वेव्स, एंड देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एंड देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर E बराबर एच न्यू होता है, E बराबर एम सी स्क्वायर भी होता है। और अगर मैं फर्स्ट और सेकंड से देखूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एच न्यू इज एम सी स्क्वायर, एच न्यू इज एम सी स्क्वायर। सर यहां से न्यू की जगह सी बराबर, सी बराबर न्यू लैम्डा होता है, सी बराबर न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू हो गया सी बाई लैम्डा। तो सर एच सी बाई लैम्डा इज एम सी स्क्वायर, सी से सी गया, एच बाई लैम्डा इज एम सी। क्या ये एम सी मास इंटू वेलोसिटी फोटोन नहीं हुआ? तो सर पी बराबर एच बाई लैम्डा हुआ, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी। जो बात मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी वो यहां पर आ गया, पी इज एच बाई लैम्डा, पी इज एच बाई लैम्डा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपना पी क्या हो गया भैया? एच बाई लैम्डा हो गया। सर फोटोन उसका मोमेंटम ये रहा, फोटोन उसका मोमेंटम इतना रहेगा, और वो जब मोशन में रहेगा तो उसकी कुछ वेव लाइक प्रॉपर्टी होगी, और उस वेव का वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा, विच इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहां से आपसे चीजें पूछता, यही पर चीज खत्म नहीं होती। ऑल्सो इफ यू विल से भैया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, या हाफ एम वी स्क्वायर लिख लो भाई, हाफ एम वी स्क्वायर लिख लो, ठीक है ना। अगर मैं इसको m से डिवाइड करता हूं, m से मल्टीप्लाई करता हूं, तो भैया काइनेटिक एनर्जी जो है वो m स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m आ जाएगा, एम वी का होल स्क्वायर बाय 2m। सर एम वी तो मोमेंटम है, सर एम वी तो मोमेंटम है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m। सर आपने कहा k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, याद रखना सर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है यहां पर काम आएगा, ये ईवी नॉट के बराबर भी होता है। तो सर यहां से पता चला मुझे, सर यहां से पता चला मुझे, सर यहां से मुझे पता चला k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, और आई कैन से पी स्क्वायर बराबर 2mk, तो p इज अंडर रूट ऑफ 2mk। और यहां से हमें पता चला अगर लैम्डा चाहिए दैट इज h बाई पी, तो लैम्डा इज h बाई रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। k तो ev नॉट की भी बराबर है, तो लैम्डा को आप h बाई रूट 2m ev नॉट भी बोल सकते हैं, लैम्डा को आप h बाई रूट 2m ev नॉट भी बोल सकते हैं। आपके सामने है, ये रहा आपका लैम्डा, ये रहा आपका लैम्डा। गॉट इट गाइस? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? बहुत अच्छी बात है। सर लैम्डा इज h बाई रूट 2m ev नॉट, ये भी ठीक है यार, ये भी ठीक है यार। और चीज देखो, आपने कहा सर लैम्डा बराबर h बाई रूट 2m ev नॉट, यदि तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखे तो लैम्डा इज h मतलब 6.634 इंटू 10 की पावर माइनस 34 बाई रूट 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू वी नॉट, राइट है जी। जब हम इसको आगे देखते हैं फर्दर, तो ये हमारे पास आता है 12.3 बाई रूट वी नॉट एंगस्ट्रम, 12.3 बाई रूट वी नॉट एंगस्ट्रम, राइट है जी, रूट वी नॉट एंगस्ट्रम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये चीज को हमेशा याद रखना। यानी ये हमारे पास अगर आप इसका फोटोन भी निकालेंगे और वो मोमेंटम भी निकालेंगे, तो वो आपका क्या निकलेगा भाई? मोमेंटम को ऊपर भेज दो तो एच बाई लैम्डा आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? एच बाई लैम्डा आ जाएगा। गॉट इट गाइस? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? तो ये जो चीज मैंने आपको यहां पर बताई, इन्होंने ये पूरा यहां से आगे जाके पूरा एक्सप्लेन करा है, ठीक है ना, इन्होंने ये पूरा बताया। आपको एक चीज पता चली सर, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ठीक है ना। और इन्होंने बोला अगर स्पीड जीरो है, अगर स्पीड जीरो है तो भैया मोमेंटम जीरो है, अगर स्पीड जीरो है तो मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम जीरो तो लैम्डा इनफाइनाइट हो गया। इन्होंने कहा ये हमें बताता है कि वेव्स आर एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स ओनली व्हेन दे आर इन मोशन, जब पार्टिकल्स मोशन में होंगे तभी वो वेव नेचर एग्जिबिट करेगा, राइट बच्चा पार्टी? डी ब्रॉगली वेव्स जो है वो मैंने आपको बताया था, जो फोटॉन्स है वो न्यूट्रल है, तो पार्टिकल्स नीड नॉट हैव अ चार्ज, दैट इज डी ब्रॉगली को हम मैटर वेव्स भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ, डी ब्रॉगली वेव्स कैन नॉट बी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ये भी बात समझ लेना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और आप तो कह रहे हैं डी ब्रॉगली वेव का के लिए चार्ज पार्टिकल्स होना जरूरी नहीं है। राइट है जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। 12.3 बाय रूट वी नॉट एंगस्ट्रम इज योर वेवलेंथ। राइट है जी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक और लास्ट चीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। भैया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये डी ब्रॉगली का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो हमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जैसे वायरस, माइक्रोब्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड्स, ये सब सब स्टडी करने में हेल्प करता है। जिस तरीके से लाइट रेडिएशंस है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना वो भी एक वेव की तरह बिहेव करता है, बट इनकी वेवलेंथ थोड़ी कम होती है। और इन्हीं के यूज से हम ये देख पाते हैं कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वायरस, माइक्रोब्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, ये सब हम स्टडी कर पाते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप आपको शायद इंटू 50 इंटू 100 के ऑर्डर का भी मैग्निफिकेशन दे देगा, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा लाइक हजारों में ये मैग्नीफाई कर देते हैं उस चीज को। दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने ऑलरेडी बनाए थे। आई थॉट कि अगर चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, बट चैप्टर के वन शॉट को यहीं पर रखते हैं। ये सारे जो है ये पीवाई क्यूज है, ये कुछ और नहीं है, ये सारे पीवाई क्यूज है, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस है। तो इसलिए इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको इन सारे चैप्टर, इस जितने भी ये क्वेश्चंस है, ये एज अ फॉर्म ऑफ जो पीवाई क्यूज है ये करवा देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने मेरे साथ जितना भी पढ़ा है, अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आप 2 घंटे बैठ के इसको रिवाइज कर ले और 1 घंटे इसका शॉर्ट नोट्स बना ले आप खुद से ही, जो जो मैंने पढ़ाया है उसका आप खुद से ही शॉर्ट नोट्स बना ले, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर तो दे ही रहा हूं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपका ये चैप्टर आज ही के दिन में कंप्लीट हो। तो यार अगर आप इस चैप्टर को आज ही कंप्लीट कर सकते हो तो फिर देर किस बात की है, कर लो यार। है ना, मेरे साथ तुमने करा था, तुम मेरे साथ ही कर लो। आज आपने ये सारे टॉपिक्स मेरे साथ कर लिए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये जो चैप्टर है डूल नेचर वाला, ये हमने खत्म कर। गाइस फिर से कहूंगा यार, टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ये ज्वाइन कर लेना। और हाँ, एक बात ये है कि आज क्योंकि ये वीडियो आपके पास आ रही है तो आज रात को हमारे 2 सेशंस है भाई। आज रात को हमारे 2 सेशंस है। एक सेशन 8:45 पर और एक सेशन 10 बजे। इतने बजे दोनों में हम लोग वेव ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज कर रहे होंगे। दोनों में हम लोग वेव ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज कर रहे होंगे, तो भैया मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है आप लोग। ऑलराइट गाइस, लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में, यानी अगले वन शॉट में जो कि होगा एटम्स का। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। भाई सपोर्ट करना तुम्हारा काम है। अगर तुम एक दो दोस्तों के साथ भी शेयर कर पाते हो तो ये जो चैनल है ना ये भी थोड़ा सा उठेगा, यहां पर भी बच्चे थोड़ा सा ज्यादा प्यार करेंगे और ये कंटेंट जो सबको नहीं मिल पा रहा, ये जो क्वालिटी कंटेंट है सबको मिल पाएगा। मिलूंगा आपसे आपके अगले वन शॉट में। टिल देन ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सबका नाम रोशन करो, अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने चाहने वालों का, अपने टीचर्स का। मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों। बाय गेस, बाय और यस। जय हिंद। बाय बच्चों।